हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के दरमियान जो डिबेट हुई डज गॉड एग्जिस्ट, इस डिबेट पर मशहूर मुल्हिद और एथिस्ट अवैस इकबाल ने कुछ एतराज़ात किए। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं एतराज़ात का जवाब देंगे। कुल मिलाकर अवैस इकबाल साहब ने 3 एतराज़ात किए, जिसमें से पहला एतराज़ आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी पर था। दूसरा एतराज़ ये था कि अल्लाह का अर्श पानी पर कैसे हो सकता है, जबकि पानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कायनात के बनने के कई ज़माने के बाद स्टार्स के कोर के अंदर फॉर्म होते हैं। तो कायनात के बनने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर कैसे आ गया। और तीसरा एतराज़ ये किया कि अल्लाह की ज़ात ये टाइमलेस कैसे है, ये टाइम के मावरा कैसे है। आखिर तक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह देखिए, इनमें से हर एक एतराज़ का तसल्ली बख्श जवाब हम इंशाल्लाह देंगे। अवैस इकबाल का पहला एतराज़ सुनिए। मुफ्ती शुमाइल साहब का जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है कि जनाब इस कायनात के अंदर हर शय का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लिहाजा इस कायनात को बनाने वाला हमारा क्रिएटर जो है वो टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है। मुफ्ती शुमाइल के कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट को तस्लीम किया जाए तो इस कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट का जो स्टेप 2 है वो क्रिएशन ऑफ फिजिकल यूनिवर्स है, और जो स्टेप 1 है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन फिजिकल गॉड है। तो ये कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट मुफ्ती शुमाइल साहब का बिल्कुल ठीक साबित हो जाए अगर वो ये बताने में कामयाब हो जाएं कि स्टेप 1 के ऊपर जो उनका वाजिबुल वजूद गॉड है, जो नॉन फिजिकल और टाइमलेस और स्पेसलेस गॉड है, उसने स्टेप 2 के तहत इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया। अगर वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप 1 से स्टेप 2 के दरमियान जो लीप ऑफ फेथ है उसका मुजाहिरा किए बगैर लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दें कि स्टेप 1 के अंदर इनके ख्याल में जो मौजूद गॉड है, जो अल्लाह है, उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया, तो इनका कंटिजेंसी आर्गुमेंट जो है दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है। अवैस इकबाल कह रहे हैं कि चलो आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी को हम मान लेंगे, लेकिन स्टेप 1 ये है कि खुदा का एग्जिस्टेंस यानी खुदा का वजूद साबित हुआ स्टेप 1 में, लेकिन स्टेप 2 ये है कि कायनात की तख्लीक करना। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे हुआ। अवैस इकबाल साहब को लीप ऑफ फेथ नहीं बल्कि लॉजिकल आंसर चाहिए। तो भाई देखो, इस डिबेट के बाद जितने भी लोगों ने आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी पर एतराज़ात किए हैं, 90% के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों ने आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी को समझा ही नहीं है। और अवैस इकबाल जैसे मुल्हिदीन ने ये समझा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिजेंट डिपेंडेंसीज ये इम्पॉसिबल है और ये एक फैलेसी है, वरना ये लोग इस तरह का बचकाना एतराज़ हरगिज़ न करते। खैर, हम दोबारा अवैस इकबाल साहब को आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी समझा देते हैं ताकि इनकी गलतफहमी दूर हो सके। देखो, ये जो पूरा आर्गुमेंट है इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक है इन्फिनिट, एक है रिग्रेस और एक है कंटिजेंसी। इन्फिनिट का मतलब होता है ला इला निहाया, जो कभी भी ख़त्म ना हो, हमेशा मुसलसल चलता रहे। ये इन्फिनिट का आसान मफहूम है। दूसरा अहम वर्ड है रीग्रेस। रीग्रेस ये प्रोग्रेस का ऑपोजिट है। प्रोग्रेस कहते हैं मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ बढ़ना। इसका उल्टा रीग्रेस होता है यानी मूवमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ चलते चले जाना। तो इन्फिनिट और रिग्रेस, इन दोनों लफ्जों को जब आप मिलाओगे तो अब इसका मतलब ये हुआ ला इला निहाया, मुसलसल पीछे की तरफ चलते चले जाना। और तीसरा और सबसे अहम वर्ड जो है वो है कंटिजेंसी। जब हम कहते हैं कि कोई चीज कंटिजेंट है, इसका मतलब ये होता है कि दैट थिंग नीड्स समथिंग टू मेक इट द वे दैट इट इज। कंटिजेंसी ये एक फैंसी वर्ड है डिपेंडेंसी का। तो कंटिजेंट का मतलब वो चीज जो अपने वजूद में या अपनी मौजूदा सिफात में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। मिसाल के तौर पर द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। अब ये सूरज का जो चमकना है ये कंटिजेंट है, ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस से जब आप पूछेंगे तो साइंस आपको कहेगी कि सूरज का चमकना ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो गोया कि सूरज के चमकने की जो कंटिजेंसी थी ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर। दरख्तों का उगना
ये भी कंटिंजेंट है। ये कंटिंजेंसी डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। इसी तरह पत्तों के हरे रंग को देख लीजिए, इन पत्तों का हरा होना जरूरी नहीं था, किसी चीज ने इनको हरा किया है। तो साइंटिस्ट से जब आप पूछेंगे तो आपको जवाब देंगे कि पत्तों का हरा होना ये कंटिंजेंसी है, और ये कंटिंजेंसी डिपेंड करती है एक पिगमेंट के ऊपर, अ केमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये सूरज का चमकना, दरख्तों का उगना, पत्तों का हरा रंग होना, ये सब कंटिंजेंट है। इसका मतलब ये है इनका वजूद किसी और चीज पर टिका हुआ है। सूरज के लिए चमकना जरूरी नहीं था, कोई चीज थी जिसने सूरज के अंदर ये चमक पैदा की। दरख्तों के लिए उगना जरूरी नहीं था, कोई चीज है जिसने दरख्तों को उगाया, जिसको साइंटिस्ट फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तों का हरा होना ये कोई जरूरी तो नहीं था, इसका मतलब कोई चीज है जिसने इन पत्तों को हरा किया, साइंटिस्ट कहते हैं दैट्स क्लोरोफिल। इसी को कंटिंजेंसी कहते हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस समझ में आ गया, ला इला निहाया मुसलसल पीछे की तरफ चलते चले जाना, और कंटिंजेंसी का मतलब भी समझ में आ गया आपको। अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज, इसको समझना जरूरी है। यानी आसान लफ्जों में एक कंटिंजेंट चीज, एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट, वो अपने वजूद और सिफात में किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करे, और वो दूसरी चीज वो भी कंटिंजेंट हो, और वो अपने वजूद और सिफात में किसी तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड करे, और वो तीसरी चीज किसी चौथी चीज के ऊपर डिपेंड करे, और हर चीज कंटिंजेंट ही हो, और ये सिलसिला ला इला निहाया पीछे की तरफ चलता चला जाए। तो हम ये कहते हैं कि इस सिलसिले का, कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज के सिलसिले का ला इला निहाया पीछे की तरफ चलते चले जाना, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। देखो, सूरज के चमकने की जो कंटिंजेंसी है, साइंटिस्ट उसका ये एक्सप्लेनेशन देता है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हो रही है। लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये भी तो कंटिंजेंट है, ये क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो वो कहेगा कि ये किसी और की वजह से हो रहा है। तो जो वो तीसरा एक्सप्लेनेशन देगा वो खुद भी कंटिंजेंट होगा। फिर हम पूछेंगे कि ये भी तो कंटिंजेंट है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दो। वो चौथा एक्सप्लेनेशन देगा, वो पांचवा एक्सप्लेनेशन देगा। इस तरह एक्सप्लेनेशन दर एक्सप्लेनेशन चलते चले जाएंगे। लेकिन साइंस का चूंकि मैदान ये फकत फिजिकल यूनिवर्स है, इसलिए साइंटिस्ट से आप जब भी किसी भी कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी का एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो वो हमेशा आपको वही एक्सप्लेनेशन देगा जो इस यूनिवर्स ही में से होगा। वो मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको कभी भी नहीं देगा। तो जो भी एक्सप्लेनेशन इस यूनिवर्स में होगा वो एक्सप्लेनेशन बजाते खुद कंटिंजेंट होगा, यानी वो खुद किसी और मजीद एक्सप्लेनेशन का मोहताज होगा जो कि इन्फिनिट रिग्रेस तक जा सकता है। तो अब ऑप्शंस दो ही हैं। पहला ऑप्शन ये है कि एक कंटिंजेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी कंटिंजेंसी बताइए, दूसरी कंटिंजेंसी को एक्सप्लेन तीसरी कंटिंजेंसी से कीजिए, फिर तीसरी को चौथी कंटिंजेंसी से एक्सप्लेन कीजिए, और इसी तरह सिलसिला चलता रहे ला इला निहाया। तो ये इन्फिनिट रिग्रेस होगा जो कि नामुमकिन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज को फुलफिल करने के लिए लास्ट में किसी नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को मान लीजिए, यानी कोई ऐसी जात है जो खुद कंटिंजेंट नहीं है, वो नेसेसरी बीइंग है और वो किसी भी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अपने एग्जिस्टेंस में और अपनी सिफात में किसी की भी मोहताज नहीं है। और इसी सिफत को हम समदियत कहते हैं। अल्लाह समद, के अल्लाह ताला की जात समद है, नॉन कंटिंजेंट है, यानी नेसेसरी बीइंग है। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह की जात किसी चीज की मोहताज नहीं, और कायनात की हर चीज, कायनात की हर कंटिंजेंसी अल्लाह की मोहताज है। अब इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज जो हमने कहा इम्पॉसिबल है, उसको एक मिसाल से समझिए। अब इस इकबाल साहब जरा ध्यान देना, वरना बात बाउंसर चली जाएगी। ये मिसाल शेख मुस्तफ़ा सबरी आफंदी ने अपनी किताब में दी है कि फर्ज करें कि लोगों की एक लंबी लाइन है जिनमें से हर पहला शख्स अपने से पीछे वाले शख्स पर झुककर टेक लगाए खड़ा है, यानी अपने से पहले वाले शख्स के सहारे पर खड़ा है, और वो दूसरा शख्स वो अपने से पहले वाले शख्स के सहारे टेक लगाए खड़ा है, और उससे पहले वाला यानी तीसरा शख्स वो अपने से पहले वाले यानी चौथे शख्स पर टेक लगाए खड़ा है। इसी तरह इंसानों की ये कतार बहुत दूर तक चली जा रही है, और इतनी दूर तक जा रही है कि आखिर में जाकर आंखों से ओझल हो जाती है, और इस कतार और इस लाइन का जो आखिरी किनारा है वो नजर ही नहीं आ रहा। अब आप गौर कीजिए कि ये जो इंसानों की लंबी कतार है, हर एक
अपने से पीछे वाले के ऊपर झुका हुआ है, वो उसके पीछे वाले पर झुका हुआ है और वो उसके पीछे वाले पर झुका हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि ये लंबी कतार में लोग एक दूसरे पर पीछे की तरफ झुके तो हुए हैं, लेकिन ये लोग जमीन पर गिर नहीं रहे। दे आर लीनिंग बट नॉट लाइंग ऑन द ग्राउंड। और कतार का आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा। अब इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? इसका एक ही रैशनल और लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है, वो ये है कि लाइन के आखिर में जरूर कोई ऐसा बंदा है जो किसी पर भी झुका हुआ नहीं है और खुद अपने सहारे पर खड़ा है, और ये इंसानों की लंबी कतार उसी के सहारे के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप लाइन के आखिर में किसी भी ऐसे शख्स को नहीं मानेंगे कि कोई तो है इस कतार के आखिर में जो इन सारे लोगों को संभाले हुए है, तो इंसानों की ये कतार जमीन पर गिर जाएगी और ये इस तरह टेक लगाए पीछे की तरफ लीन किए हुए खड़े ना होते। तो ये जो इंसान पीछे की तरफ झुके हुए हैं ना, ये कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज की मिसाल है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड है, उससे पहले वाला वो उसके पहले वाले पर डिपेंड है, उसके पहले वाला उसके पहले वाले पर डिपेंड है। जैसे कि इंसानों की कतार हर एक शख्स अपने से पीछे वाले पर झुका हुआ है, तो इसी तरह कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज जो होती है, हर एक कंटिंजेंट डिपेंडेंसी अपने से पहले वाले पर डिपेंड करती है, वो उससे पहले वाले पर, वो उससे पहले वाले पर। तो ये कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ला इला निहाया नहीं चल सकती, वरना इन कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज को फुलफिल ही नहीं किया जा सकता। तो आपको मानना पड़ेगा कि आखिर के अंदर कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस है, कोई नेसेसरी बीइंग है जो किसी के सहारे नहीं खड़ा है और जो कंटिंजेंट नहीं है। एक मिसाल और ले लीजिए डोमिनोज की। एक लंबी लाइन है डोमिनोज की, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हर एक डोमिनो दूसरे पर गिरा हुआ है, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, चौथा पांचवे पर। अब ये झुके हुए तो हैं लेकिन जमीन पर बिखरे हुए नहीं पड़े। इसका मतलब यह है कि डोमिनोज की इस कतार के आखिर में कोई है जिसने इन डोमिनोज की कतार को थामा हुआ है। अगर वो ना होता तो डोमिनोज की ये कतार गिरकर बिखर जाती। बिल्कुल इसी तरह कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज जो होती है ये इन्फिनिटली नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं इसको पीछे जाकर रुकना पड़ेगा। जहां पर भी ये रुकेगी वही जात अल्लाह की जात है। तो अब अवैस इकबाल साहब के एतराज पर आइए। अवैस इकबाल साहब क्या कह रहे थे कि आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को हम मान लेंगे अगर आप ये साबित कर दो कि स्टेप 1 के अंदर जो खुदा का एग्जिस्टेंस और खुदा का वजूद आपने साबित किया है, उसने स्टेप 2 में जाकर कायनात की तख्लीक कैसे कर दी। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। हम अवैस इकबाल ही से सवाल करते हैं कि भाई चलिए मान लीजिए, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लो कि खुदा ने कायनात को तख्लीक नहीं किया, लेकिन किसी न किसी ने तो कायनात को तख्लीक किया ना। तो आप बता दो कि इस कायनात को तख्लीक किसने किया, आप बता दो। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो दे दो, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिंजेंट एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसमें खुद कंटिंजेंसी होगी, वो खुद इस बात का तकाजा करेगी कि उसका फिर मजीद एक्सप्लेनेशन दिया जाए। फिर उसका आपको एक्सप्लेनेशन दोगे तो वो भी कंटिंजेंट होगा। तो आपको नेसेसरी एग्जिस्टेंस मानना पड़ेगा कि कायनात को किसी नेसेसरी बीइंग ने तख्लीक किया है। जब कायनात को किसी नेसेसरी बीइंग ही ने तख्लीक किया है तो वही नेसेसरी बीइंग खुदा है, वही अल्लाह समद है। तो आपका ये एतराज करना कि स्टेप 1 के अंदर खुदा के वजूद को मान भी ले तो स्टेप 2 के अंदर कायनात कैसे तख्लीक हुई, ये एतराज ही बिल्कुल बचकाना और बोगस एतराज है। या फिर आप कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन बता दीजिए खुदा के अलावा जिसने कायनात को तख्लीक किया, लेकिन वो कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन कंटिंजेंट होना चाहिए, आप बता दीजिए। और फिर ये कह रहे हैं कि बसूरत दीगर स्टेप 1 के अंदर हम पिंक पैंथर को भी बिठा सकते हैं और कैप्टन प्लैनेट को भी बिठा सकते हैं। बसूरत दीगर उस कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट में आप स्टेप 1 के ऊपर पिंक पैंथर को भी बिठा सकते हैं, कैप्टन प्लैनेट को भी बिठा सकते हैं, भगवान को भी बिठा सकते हैं, किसी को भी बिठा सकते हैं। तो हमारा जवाब यह है कि अवैस इकबाल साहब आप जाहिलाना बात ना करें, आप नहीं बिठा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पिंक पैंथर और प्लैनेट कैप्टन जैसे लोग ये फिक्टिशियस कैरेक्टर्स है, वेक अप टू रियलिटी। एंड सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ये अगर रियलिटी में हो भी तो भी ये कंटिंजेंट होंगे, ये कंटिंजेंट होंगे, ये खुद डिमांड करेंगे कि इनकी कंटिंजेंसी को फुलफिल किया जाए किसी नेसेसरी बीइंग से। तो ये खुदा कैसे हो सकते हैं और स्टेप 1 में खुदा की जगह पर बैठ कैसे सकते हैं? यार आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी को समझिए, समझने के बाद फिर एतराज कीजिए, बिला वजह अपना मजाक ना बनाइए।
फिर अवैस इकबाल साहब का दूसरा एतराज सुनिए। मुफ्ती शुमाइल जिस कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानते हैं, उस कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले, यानी कायनात की तख्लीक से पहले, खुदा का अर्श जो है वो पानी पर था। इनका गॉड जो है उसके दो दाएं हाथ हैं, उसका एक अर्श भी है और वो पानी के ऊपर तैर भी रहा है। हालांकि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इस यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद स्टार्स की कोर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो बात है, वेल फॉर स्टार्टर्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अवैस इकबाल साहब, कि हाइड्रोजन की हिस्ट्री प्राइमोर्डियल है, यानी हाइड्रोजन बिग बैंग के फौरन बाद वजूद में आ गया था, विद इन मिनट्स ऑफ द बिग बैंग। यानी हाइड्रोजन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है बिग बैंग का। रही बात ऑक्सीजन की, तो हाँ, ऑक्सीजन के बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि वो स्टार्स की कोर में फॉर्म होता है, लेकिन नॉट अबाउट हाइड्रोजन। एंड सेकेंडली, आपने ये तो बता दिया कि ये चीजें स्टार्स की कोर में फॉर्म होती है कायनात के बनने के कई सदियों बाद, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किस वजह से फॉर्म होती है। ये तो कंटिंजेंट है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये सब कंटिंजेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मिलकर पानी बनना ये भी कंटिंजेंट है। हम आपकी बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कायनात के बनने के बाद मौजूद हुए, लेकिन क्यों मौजूद हुए, किसने इनको मौजूद किया? आप कहोगे कि खुदा ने नहीं बनाया, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हम ये कहेंगे कि जो भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा वो कंटिंजेंट होगा, वो खुद अपने अंदर कंटिंजेंसी, डिपेंडेंसी को लिए हुए होगा, यानी वो खुद किसी दूसरे एक्सप्लेनेशन का मोहताज होगा, और वो दूसरा किसी तीसरे एक्सप्लेनेशन का मोहताज होगा, या फिर कोई एक ऐसा एक्सप्लेनेशन आप दे दीजिए जो नॉन कंटिंजेंट हो, और वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ नेसेसरी बीइंग का हो सकता है। तो जब ये मान लिया आपने कि बिग बैंग के बाद भी हाइड्रोजन का पैदा होना और ऑक्सीजन का स्टार्स की कोर में फॉर्म होना ये भी नेसेसरी बीइंग की वजह से है, तो जो नेसेसरी बीइंग बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकती है और बिग बैंग के सदियों बाद ऑक्सीजन को स्टार्स के कोर में फॉर्म कर सकती है, तो क्या वो नेसेसरी बीइंग बिग बैंग से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो दलील दीजिए कि बिग बैंग के बाद क्यों फॉर्म कर सकता है वो नेसेसरी बीइंग, और बिग बैंग से पहले क्यों फॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए कायनात के बनने से पहले अल्लाह के अर्श का पानी पर होना ये कोई महाल नहीं है, और ये बिल्कुल अल्लाह की कुदरत में और नेसेसरी बीइंग की कुदरत में दाखिल है। अब तीसरा एतराज सुनिए अवैस इकबाल का। अब ये जो बात है मुफ्ती साहब की कि हमारा जो गॉड है टाइमलेस है, सरासर गलत है। इसको लॉजिकली मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि इनका जो गॉड है, इनका जो फर्जी इमेजिनरी गॉड है, जो इनके पैगंबर के जहन में पाया जाने वाला एक ख्याल था, बकौल इनके कि जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है, राइट? जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है, और जब कोई आप बुरा काम करते हैं तो वो नाराज होता है। यानी जिस लम्हे वो खुश होता है वो लम्हा अलग है, और जिस लम्हे वो नाराज होता है वो लम्हा अलग है। यानी इन दो लम्हात के दरमियान जो फासला है वो मेजरेबल टाइम है, और जहां पर मेजरेबल टाइम आ जाता है वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा गॉड जो है वो टाइमलेस है। Wake up to reality. कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि खुदा टाइमलेस भी है, लेकिन खुदा अपने बंदों से राजी भी होता है, नाराज भी होता है। तो राजी होना और नाराज होना ये अलग अलग लम्हात में होते होंगे, और इन अलग अलग लम्हात के दरमियान का फासला यही मेजरेबल टाइम होता है। फिर खुलासे के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जहां पर मेजरेबल टाइम होता है, यानी जो चीज मेजरेबल टाइम में होती है वो चीज टाइमलेस नहीं हो सकती। अब इसका जवाब थोड़ा तफसीली है, जरा ध्यान से समझना। इन्होंने जो ये क्लेम किया है कि जो चीज मेजरेबल टाइम में होती है वो टाइमलेस नहीं हो सकती, हम इनके इसी क्लेम को रिफ्यूट कर देंगे, और क्यों ना हम इसी स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर अंदर किसी ऐसी चीज को दिखा दें जो स्पेस टाइम फैब्रिक में होने के बावजूद उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो चीज मेजरेबल टाइम में होने के बावजूद भी टाइमलेस है। आप कहोगे मुफ्ती साहब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि एक चीज जो मेजरेबल टाइम में भी हो और वो टाइमलेस भी हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो हम ये कहेंगे कि रुको जरा, सब्र करो, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ बेसिक्स हो जाए। देखिए, न्यूटोनियन एरा में यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था, यानी कायनात की हर जगह में
एवरी पॉइंट इन स्पेस में वक्त के गुजरने की रफ्तार ये एक ही होगी। हर जगह पर वक्त एक ही रफ्तार से गुजरता है। क्लासिकल फिजिक्स में यही माना जाता था। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया तो उन्होंने उसमें ये बात कही कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इनफैक्ट टाइम इज रिलेटिव। यानी ये जरूरी नहीं है कि कायनात की हर जगह में वक्त के गुजरने की रफ्तार एक ही हो, बल्कि ये मुमकिन है कि कायनात की मुख्तलिफ जगहों में, अलग अलग जगहों में वक्त के गुजरने की रफ्तार अलग अलग हो। कहीं पर वक्त बहुत तेज रफ्तारी से गुजरे और कहीं पर वही वक्त, उतना ही वक्त बहुत धीमे धीमे आहिस्ता रफ्तार से गुजरे, और इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। और ये दो वजह से होता है, एक ग्रेविटी की वजह से और एक स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। तो जो ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होता है उसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कह सकते हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनके पास, यानी जो इवेंट होराइजन होता है, उनके पास टाइम बहुत ही धीमी रफ्तार से चलता है। और इस टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को अगर आपको तफसील से समझना है तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने नील डिग्रास टाइसन को डिबंक किया है। तो मुख्तसर में ये समझिए कि टाइम डायलेशन की दो वजह हो सकती है, एक ग्रेविटी और एक स्पीड। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को छोड़ दीजिए, स्पीड को ले लेते हैं यहां पर। तो टाइम डायलेशन ये कहता है कि द फास्टर यू मूव द स्लोअर योर टाइम टिक्स। जितनी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ में आप गुजरोगे उतना ही धीमा होकर आपका वक्त गुजरेगा। यानी मिसाल के तौर पर दो आदमी को फर्ज कीजिए, एक जैद और एक बकर। जैद अपने घर पे सोफे पर बैठा है और बकर एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर तेजी से ट्रैवल कर रहा है। अब चूंकि जैद हालत सुकून में है और अपने घर पे आराम से सोफे पर बैठा हुआ है तो उसके लिए टाइम अलग रफ्तार से टिक करेगा, अलग रफ्तार से गुजरेगा। लेकिन बकर जो स्पेस क्राफ्ट में तेजी से ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम जैद की बनिस्बत धीमा और आहिस्ता गुजरेगा। और जैसे जैसे बकर अपने स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ाता जाएगा तो उसके टाइम के गुजरने की रफ्तार जैद की बनिस्बत आहिस्ता और कम होती चली जाएगी। खुलासा क्या निकला? द फास्टर यू गो द स्लोअर द टाइम विल टिक। जितनी ज्यादा आप अपनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे टाइम का गुजरना उतना ही धीमा होता चला जाएगा। और अगर बकर अपनी स्पेस क्राफ्ट की स्पीड और बढ़ा दे और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड होती है तो उस स्पीड पर जाने के बाद टाइम थम जाता है, टाइम चलना बंद हो जाता है, टाइम का गुजरना रुक जाता है। एंड यू कैन से दैट टाइम डजंट एग्जिस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको मैं आपको म्यूऑन डीके पैराडॉक्स से समझाता हूं। म्यूऑन ये बहुत ही छोटा सब एटॉमिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। ये बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका लाइफ स्पैन 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है। यानी जब ये रेस्ट पर होता है तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो म्यूऑन्स होते हैं ये सतह जमीन से यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर ये फॉर्म होते हैं। जब कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करती है तब ये म्यूऑन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, यानी जमीनी सतह से 15 किलोमीटर ऊपर, 15,000 मीटर ऊपर। अब पैराडॉक्स को समझिए कि ये जो म्यूऑन होते हैं इनका लाइफ स्पैन होता है 2.25 माइक्रोसेकेंड्स, यानी 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर खत्म हो जाते हैं। अब जब ये जमीनी सतह से 15,000 मीटर ऊपर ये फॉर्म हो रहे हैं और फिर ये वहां से नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में जितनी मसाफत हो सकती है उतना ही ट्रैवल कर सकते हैं ये, क्योंकि उसके बाद तो ये डीके होकर खत्म हो जाएंगे। और 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर इनकी मसाफत ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर हो सकती है, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं। 15,000 मीटर पर फॉर्म होकर जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के छोटे से लाइफ स्पैन के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर ही नीचे आ सकते हैं। उसके बाद तो इनको डीके हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये 1000 और 2000 नहीं 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं, बल्कि जमीनी सतह 15,000 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? इनका लाइफ स्पैन तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है जो कि 660 मीटर पर डीके हो जाना चाहिए, लेकिन ये 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए कि जब ये म्यूऑन 15,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो रफ्तार होती है ये स्पीड ऑफ
लाइट के बहुत करीब होती है। 99.995% एट द स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ये नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंटरनल क्लॉक होता है उसमें वक्त के गुजरने की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। यानी म्यूऑन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो ये 2.25 माइक्रोसेकंड्स में ही डीके हो रहा है, लेकिन वो 2.25 माइक्रोसेकंड्स इतनी धीमी रफ्तार से गुजर रहे हैं कि ये म्यूऑन 10-10 हजार मीटर नीचे तक ट्रैवल कर जाता है। यानी म्यूऑन का टाइम जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत स्लो हो गया। दैट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब ये साबित हुआ कि स्पीड और रफ्तार ये वक्त के गुजरने को धीमा कर देता है, तो अगर ये रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज चले, तो उसके लिए वक्त थम जाएगा। इसीलिए जो लाइट सूरज से हम तक आती है, लाइट का जो क्वांटम पार्टिकल होता है जिसको फोटोन कहते हैं, वो फोटोन जो सूरज से निकलता है, सूरज से एमिट होता है और जमीन तक आता है, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको सूरज से जमीन पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी वो फोटोन 93 मिलियन माइल्स जब स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ट्रैवल करता है तो 8 मिनट 20 सेकंड में जाकर वो जमीन पर पहुंचता है। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, ये जो 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त जो गुजरा है ना, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। क्या मतलब ये है कि फोटोन जो कि लाइट का एक क्वांटम पार्टिकल है, उस फोटोन के लिए ये पूरा सफर टाइमलेस था। हाँ वैसे इकबाल साहब, यानी फोटोन का एमिशन और फोटोन का एब्जॉर्प्शन इज एट द सेम इंस्टेंट। जिस वक्त में सूरज से ये फोटोन निकला था, एग्जैक्टली उसी वक्त में वो फोटोन जमीन पर पहुंचा है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहा था और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर टाइम थम जाता है। यानी ये फोटोन जब सूरज से निकल रहा है, अगर सूरज से निकलते वक्त उस फोटोन के अंदर एक घड़ी लगा दी जाए और जब वो फोटोन इस जमीन पर पहुंचे, तो सूरज से लेकर जमीन पर पहुंचने तक उस फोटोन की घड़ी का कांटा हिलेगा भी नहीं। दैट क्लॉक वुड नेवर टिक। क्या खुलासा निकला कि फोटोन के लिए मेजरेबल टाइम भी है और फोटोन टाइमलेस भी है। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम देखेंगे तो उस फोटोन को सूरज से जमीन पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब हम फोटोन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो फोटोन का सूरज से निकलकर जमीन पर पहुंचना इज एट द सेम इंस्टेंट। जैसे ही सूरज से निकला उसी वक्त वो फोटोन जमीन पर था। मेजरेबल टाइम होने के बाद भी स्टिल फोटोन्स आर टाइमलेस। टाइम डजंट एग्जिस्ट फॉर फोटोन्स एंड डिस्पाइट बीइंग इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये फोटोन्स जो हैं ये स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर मौजूद हैं। अवैस इकबाल साहब, अन्ना तुफकून के फोटोन स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर होने के बावजूद टाइमलेस हो सकता है, तो वो खुदा की जात जो खालिक़े फोटोन है और खालिक़े टाइम है, जो इस फोटोन का भी बनाने वाला और इस टाइम का भी बनाने वाला, आप उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि वो टाइमलेस कैसे है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, या मैं यूं कहूं कि फिजिक्स तुमको मगर नहीं आती। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।